हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं नई कमीशन जो हमारी कल रह गई थी, और आज हम इसी के साथ हमारी जो यूनिट 5 है उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाएंगे। एंड कल से हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट 4, जो कि होगी बहुत जल्दी ख़त्म। यूनिट 4 उसके अंदर हमने जो मेजर चीज़ें हैं वो यूनिट 5 के अंदर कवर कर ली हैं, कुछ हमने यूनिट 3 के अंदर भी कवर कर ली है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी लास्ट कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन के साथ। ठीक है, तो कोठारी कोठारी कमीशन आई थी 1964 से 66 के अंदर यहाँ पे आई थी। इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं इसको हम, ये यहाँ पर। ठीक है, कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग, ये किस चीज़ की रिपोर्ट आई थी, एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी यहाँ पे। इसके अंदर इन्होंने लगभग 23 रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, वो हम 23 रिकमेंडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसको क्या कहा जाता है, ये किसका बेसिस बना था हमारे लिए, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी बेसिस बना था ये हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम इसको आगे शुरू करते हैं कि कमीशन क्या है और क्या कहती है हमारे को। यस, ठीक है, तो अब ये भाई इसके रिपोर्ट का क्या नाम है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये देखो रिपोर्ट लिखी है यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हमारी रिपोर्ट का नाम है। ये पहले ही पेज पे देखो इन्फॉर्मेशन आ गई नाम के साथ की साथ ही कि रिपोर्ट का नाम क्या है, जिसमें इन्होंने अपना सब चीज़ें एनालाइज करी और उन्होंने फिर लिखा कि ठीक है हमारे ये रिकमेंडेशंस है, हमने ये देखा कि अभी चल रहा है और यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट का क्या नाम था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसको बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी। ठीक है, इसमें जो भी मैं साइड में लिखूंगी इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि क्या मैम बता रही हैं, जो भी मैं इस पे एनोटेट करूंगी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव एज इन जो आगे फ्यूचर को देखने वाली थी। अब से पहले तक ठीक है वो बात करते थे स्टूडेंट्स की ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए गर्ल चाइल्ड की, बट इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर के अंदर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर को देखने वाली, फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए रिपोर्ट थी। ये हमारी मोस्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी। और ये हमारे, अगर आपको दिख रहे होंगे तो मैं हट जाती हूँ थोड़ा सा, ये जो है हमारे ये है हमारे दौलत सिंह कोठारी। सिंह कोठारी जी हैं ये हमारे, जिनके जो इसके चेयरमैन थे, जिनकी फ्लैगशिप के अंदर ये आई थी। ठीक है, अब भाई जी आ गया हमारा यहाँ पे कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है। इसको हम कोठारी कमीशन को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट का क्या नाम है, रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये लो यहीं लिख देती हूँ मैं, का नाम है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। एजुकेशन की तो बात करी, देश के हित की बात भी करी इन्होंने। ठीक है, कि देश का विकास कैसे होगा। तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई। कब ये फॉर्म कब हुई थी ये कमीशन, ये आयोग कब फॉर्म हुआ था, 14 जुलाई 1964 में हुआ था। इसमें टोटल 17 मेंबर थे। इसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था। और ये रिपोर्ट हमारी 29 जून 1966 के अंदर हमने इसे सबमिट कर दिया था, जो ये दौलत सिंह कोठारी जी थे इन्होंने। ठीक है, अब अगेन ये 1964 में कमीशन बनी थी DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जी के अंदर कितने मेंबर थे, 17 अदर मेंबर भी थे इसके अंदर। कब, 14 जुलाई 1964 को बनी थी। ठीक है, ये एडहॉक कमीशन थी जो गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखो आप। सिर्फ जैसे कि पहले हमने पढ़ा था मुदालियर में,
तो उसके अंदर वो क्या देख रहे थे, सिर्फ सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा को लेके उन्होंने बात करी थी। ये कह रहे हैं कि आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखो एज अ होल, कि उसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, एक फ्रेमवर्क बनाओ ऐसा, ठीक है, ऐसे हमारे को फ्रेमवर्क बनाओ और ऐसे रिकमेंडेशंस दो और ऐसे, ताकि जो हमारी नीतियां हैं वो हम बना सकें जो हमारी कंट्री की ओवरऑल विकास में काम आए। ठीक है, तो अब भाई कोठारी कमीशन क्या है, अगेन बार बार आ रहा है दौलत सिंह कोठारी, तो इम्पॉर्टेंट होगा। अगर मैंने 3 स्लाइड बताई, तीनों में उनका नाम लिया, तो दैट मीन्स चेयरमैन का नाम तो मैम इम्पॉर्टेंट हो गया। और डेट भी मैं बार बार नाम ले रही हूँ, ठीक है, 14 जुलाई 1964, 14 जुलाई 1964, तो इसका मतलब हमारी डेट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेट भी हमने अच्छे से पढ़नी है इसके अंदर। इन्होंने इसके मैं बताया कि ये किस लिए आया था, कि भाई पूरे एजुकेशन, पूरे के पूरे प्राइमरी से लेकर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की बात करी थी, हायर एजुकेशन तक की इसमें इन्होंने बात करी थी। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में रिकमेंडेशन दिए थे, कि हम उसको जो हमारी एजुकेशन के जो पैटर्न है, शिक्षा के जो पैटर्न है, उसको हम उनका मनीकरण कैसे कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर सकते हैं उनका। ठीक है, और भाई कि जो हमारा कमीशन है वो मेडिकल और लीगल तक नहीं था खाली, कि सिर्फ चिकित्सा तक हो गया या कानूनी अध्ययन तक हो गया, नहीं, उसके भी बियॉन्ड था। ठीक है, पूरा का पूरा एजुकेशन की हमारी क्या पॉलिसी है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है उसके अंदर, पूरा एजुकेशन सिस्टम एज अ होल उन्होंने देखा था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे को कि भाई ये 2 इयर्स के लिए फॉर्म हुई थी, 1964 से लेकर 1966 तक। 29 जून 1966 के अंदर ये सबमिट हो गई थी। अगेन भाई ये 12 टास्क फोर्सेस इस्टेब्लिश करे थे जो वेरियस सेक्टर को देखेंगे। 12 टास्क फोर्स, कौन कौन से टास्क फोर्स बनाए उन्होंने, पहला स्कूल एजुकेशन, जो सिर्फ स्कूल एजुकेशन देखेगा, ठीक है, दूसरा जो टेक्निकल एजुकेशन देखेगा, ठीक है, तीसरा बनाया इन्होंने जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को देखेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन जो हमारी कृषि शिक्षा को देखेगा, ठीक है, एंड 7 वर्किंग ग्रुप्स वर इंस्टीट्यूटेड टू एग्जामिन द स्पेसिफिक इश्यूज। भाई क्या क्या स्पेसिफिक इश्यूज थे वो हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। तो इन्होंने क्या किया, जो एक पूरे हमें एजुकेशन सिस्टम को देखना है, राइट, तो अगर हमें पूरे एजुकेशन को सिस्टम को देखना है तो उसके लिए हमें फोर्सेस लगेंगी ना, टास्क फोर्स के, आप ये देखो, आप ये देखो, आप ये देखो, आप ये देखो, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने 12 टास्क फोर्स बनाई थी। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने इम्पोर्टेंट जो पढ़ा है, ये पढ़ा है कि किसने फॉर्म करी थी, कौन चेयरमैन था, दौलत सिंह कोठारी जी चेयरमैन थे। 12 जुलाई 1964 को ये हमने बनाई गई थी ये, ठीक है, किसके लिए और किसके लिए बनाई गई थी, पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करने के लिए बनाई गई थी और उनके ऊपर रिकमेंडेशंस दीजिए ताकि हम पॉलिसीज डेवलप कर पाए, नीतियों को डेवलप कर पाए हमारे देश के अंदर। तीसरा हमने पढ़ा कि ये कब सबमिट हुई थी, 1964 से 1966 तक, ठीक है, तो उन्होंने 29 जून 1966 में इसे सबमिट किया, ठीक है। 12 टास्क फोर्स बनाई, ठीक है, 12 टास्क फोर्स बनाई अलग अलग एक स्पेसिफिक रीजन को देखने के लिए एजुकेशन के अंदर, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या था, रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। कितनी रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, इसके अंदर 23 रिकमेंडेशन दी थी और इसको हम क्या भी बोलते हैं, मोस्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। इतना हमने जो मेन पढ़ लिया था, ये मेन पॉइंट्स हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा कि ये कमीशन ने इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो एजुकेशन है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारी सोसाइटल, हमारा जो सामाजिक है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो हमारे सिटीजन हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको जो उनका पार्टिसिपेशन बताने के लिए कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है उनका पार्टिसिपेशन हमारे राष्ट्र निर्माण में और उसके विकास की प्रक्रिया में। सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है
ये कमीशन ने बोला कि एजुकेशन जो है वो ये बताएगी कि आप कैसे हमारा जो समाज है उसका पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं, और जो सिटीजन्स है, जो नागरिक हैं, उनको कैसे बता सकते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे राष्ट्र निर्माण में और उसके विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, कि उनकी भागीदारी भी ज़रूरी है। ठीक है, उनकी भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि भाई क्यों फॉर्म हुई थी ये हमने पढ़ा ना कि कमीशन किसी पर्पस से फॉर्म होती है। तो इस कमीशन का क्या पर्पस था, ये कमीशन हमारी क्यों फॉर्म की गई थी, कोठारी कमीशन क्यों फॉर्म की गई थी। ठीक है, ये भाई इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी ताकि ये एक रोड मैप बना पाए एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये एक मार्गदर्शिका प्रदान करे हमें, किसके लिए, जो हमारी एजुकेशन के उसमें डेवलपमेंट है और उसके नीति निर्माण यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट और पॉलिसी जो हमने पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है, या पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, ताकि वो हेल्प करे हमारे नेशन की, हमारे देश की ग्रोथ की तरफ। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चाहिए था। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से मतलब कि उसका मूल्यांकन ज़रूरी था। जो हमारा करंट सिस्टम चल रहा था उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मूल्यांकन नहीं हुआ था अभी तक पूरा अच्छे से, तो उसका मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी था। और जो भी उसके अंदर हमारी शॉर्टकमिंग्स है, यानी कि जो भी हमारे लिमिटेशंस हैं, जहाँ पे हम पिछड़ रहे हैं, उसको देखना ज़रूरी था। हमें ये देखना कि भाई हमने कहाँ इम्प्रूव करना है, कौन कौन से एरियाज़ में और किस लेवल पे इम्प्रूव करना है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे, कौन से लेवल पे हमें इम्प्रूव करना है वो देखना बहुत ज़रूरी हो रहा था। तो ये तो पहला उद्देश्य हो गया कि ये क्यों फॉर्म हुई थी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये जो हमारे एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी में, भाई देखो मैंने बोला कि आरक्षण की बात की गई थी जब ये आरक्षण और एनईपी में आया था हमारा आरक्षण, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसके अंदर क्यों हम आरक्षण ला रहे थे, क्योंकि ना जो एजुकेशन था, जो शिक्षा का एक्सेस था, ठीक है, जो शिक्षा का एक्सेस था वो क्या ग्रामीण और जो समाज के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं ना उनके पास कम था। ठीक है, उनकी पहुंच कम थी, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इसलिए उसके बीच में जो डिफरेंस है उसे कम करना था कि भाई जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी मिल पाए। ठीक है, ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं और जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड एरिया से आ रहे हैं, उनको भी हम दे सके, उनको भी हम अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, देयर वॉज अ नीड फॉर होलिस्टिक रिफॉर्म्स, भाई पूरे तरीके की रिफॉर्म लाने की एजुकेशन में ज़रूरत थी। करिकुलम के अंदर भी हमारे पाठ्यक्रम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, इस सब के बारे में बात करी। फिर इन्होंने बात करी कि जो ये सिस्टम है ना, ये चेंजिंग नीड्स ऑफ अ डेवलपिंग नेशन, हमारा अब नेशन जो था, अब वो स्वतंत्र हुए टाइम हो गया था, तो अब हमारा नेशन क्या था, डेवलपिंग नेशन था, विकास की ओर चल रहा था। ठीक है, तो अब विकास की ओर चल रहा है, उसका विकास चल रहा है, तो उसके अंदर क्या था, उसको सिस्टम को अलाइन करना था। ठीक है, कि हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं। ठीक है, हमारा देश बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, तो हमारी शिक्षा भी बदलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक और मोटिव था कि ये हमने कमीशन क्यों फॉर्म करी थी, कोठारी कमीशन क्यों फॉर्म करी गई थी हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हमारा जो हमने ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म नेशनल पैटर्न बनाने हैं एजुकेशन के। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि हाँ, एक हमने बना दिया, मानक बना दिया कि ठीक है, इस इतने लेवल की एजुकेशन तो सबको मिलनी ही चाहिए, सबका अधिकार है ही इस लेवल की एजुकेशन को प्राप्त करना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों फॉर्म हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था फॉर्म होने का। ठीक है,
तो इसके मेन उद्देश्य मुद्दे ये थे कि हमारा जो नेशन था, हमारी कंट्री थी, हमारा देश था, स्वतंत्र तो हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था स्वतंत्र हुए, ठीक है, 47 में हो गया था, ये 64 में आई है, ठीक है, 47 में स्वतंत्र हो गया था, 67 में आई है, 64 में आई है ये। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, देखो अब हमारा देश बदल रहा था, तो देश के लोगों की जो ज़रूरतें थी वो बदल रही थी, ठीक है, तो जो हमारा शिक्षा जो हम प्रदान कर रहे हैं उसको भी बदलने की ज़रूरत थी यहाँ पर हमें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि भाई इसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे, ठीक है, क्या क्या इसने रेकमेंड किया था हमारा यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर 23 रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, 23 सिफारिशें या रिकमेंडेशन दिए थे, जिनका उद्देश्य क्या था कि हम कैसे जो हमारी क्वालिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई टेक्स्ट बुक इम्प्रूव करनी है, पाठ्यक्रम को इम्प्रूव करना है, हमारा नेशनल एजुकेशन का सिस्टम बदलना है, ठीक है, एजुकेशन स्ट्रक्चर का पूरा हमने पुनर्निर्माण करना है हमने, ठीक है, मोड ऑफ टीचिंग को हमने इन्हांस करना है कि कैसे पढ़ाना है, टीचर्स का जो दर्जा है, स्टेटस है, उसको भी बढ़ाना है। तो उसने 23 रिकमेंडेशन दिए। किस किस बारे में 23 रिकमेंडेशन दिए? मूल्यांकन के बारे में, ठीक है, हायर एजुकेशन जो हमारी उच्च शिक्षा है उसके बारे में दिए, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिए, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी बोला, प्रशासनिक समस्याओं के बारे में भी बोला, ठीक है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के क्या एम्स होंगे, क्या उनके उद्देश्य होंगे, क्या उनके फंक्शन रहेंगे, क्या उनके कार्य रहेंगे, उनके बारे में भी बात करी गई यहाँ पर, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन की बात करी गई, टीचर एजुकेशन की बात करी गई, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है हमारी विश्वविद्यालय को उन्होंने ऑटोनॉमी, मतलब कि आप अलग से यूनिवर्सिटी बना सकते हो, आप अब स्वतंत्र हो हमारी मेजर यूनिवर्सिटी से, मेन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मॉरल और रिलीजन के ऊपर भी एजुकेशन दी जाए, ठीक है, जो मतलब कि हमारी धर्म शिक्षा भी दी जाए, नैतिकता और धर्म शिक्षा भी दी जाए, व्यावसायिक एजुकेशन दी जाए, ठीक है। सेलेक्टिव एजुकेशन, सेलेक्टिव जो है एडमिशन, यानी कि हमें जो प्रवेश का चयन करना है वो उन बच्चों का करना है जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे देश के लिए आगे बढ़कर कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन भी हमने दी, ठीक है। सेलेक्टिव डिस्टेंस एजुकेशन की बात करी कि दूर बैठे भी आप एजुकेशन ले सकते हो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया इन्होंने, इम्पोर्टेंट। जहां पर मैं इम्पोर्टेंट लिख दूं उसको तो आप समझ लो कि उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी हम करेंगे ना, जब हम एमसीक्यू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो एक्चुअली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इतनी सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही हैं, क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। तो वो क्वेश्चन में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखना है। कोई हमें ऐसे भी थ्योरीज मिलेंगे जो हमने नहीं पढ़े हुए, तो वो हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है कि भाई प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन की क्या प्रॉब्लम थी, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, हमारी एजुकेशन ऑफ विमेन, हमारी जो विमेन हैं उनके एजुकेशन के बारे में, फिजिकल वेलफेयर की उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे, ठीक है, और हमारे जो एजुकेशन के स्ट्रक्चर हैं उनकी बात करी, छात्रों के शारीरिक कल्याण की बात करी, शैक्षिक संचाराएं और मानक की बात करी, करिकुलम पाठ्यक्रम की बात करी, पाठ्य पुस्तक की बात करी, मेथड्स ऑफ टीचिंग की किस शिक्षण के तरीके की बात करी, शिक्षा का उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, और हमारे एजुकेशन जो हमारा करंट शिक्षा का सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, इसके बारे में बात करी। तो कितने रिकमेंडेशन दिए उन्होंने? 23 रिकमेंडेशन दिए, और आप देख रहे हो उन्होंने हर एक चीज़ छुई है एजुकेशन से रिलेटेड, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, उनके फिजिकल वेलफेयर, ठीक है, तंदुरुस्ती की बात बच्चों की, मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या मेथड होना चाहिए, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनके क्या एम होने चाहिए। तो हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने अच्छे से बात करी है, होलिस्टिक तरीके से बात करी है यहाँ पे उन्होंने।
अब चलते हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट इसकी रिकमेंडेशंस हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस कौन कौन सी थी इसमें से। इन्होंने बोला कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाए जो कि क्या प्रोवाइड करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, सारे बच्चों को रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब कि स्कूल्स में भेदभाव ना हो, जो हमारी एक स्कूल की प्रणाली हो वो सामान्य रहे, सबके लिए सामान्य स्कूल प्रणाली रहे, उसका प्रस्ताव रखा गया कि जो सभी बच्चे हैं ना उनको एक तरीके की एजुकेशन दी जाए, उनके बीच में कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, अगर किसी के पास उनके पास कोई पिछड़े हुए समाज से आ रहा है, पिछड़े हुए क्षेत्रों से आ रहा है, या किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो उसके बीच में हम डिफरेंस ना करें। जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं उनको भी, जिनके पास पैसे कम हैं उनको भी सेम शिक्षा का अधिकार हो, उनको भी समान शिक्षा मिले। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट उन्होंने बात करी कि जो ये कमीशन है उन्होंने वही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, कि भाई ये हमने पहले भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, मुफ्त और जो अनिवार्य जो है हमारी शिक्षा प्रदान होगी सभी बच्चों को। ठीक है, और सब 14 साल तक के सभी बच्चों को। ठीक है, लेकिन क्या था, गवर्नमेंट रिलेटेड वाले, अगर आपको याद हो तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो, प्राइवेट की बात नहीं करी गई थी यहाँ पे। फिर आता है कि जो कमीशन है इन्होंने बोला वो किस पे बेस्ड थी, वो एनईपी में जब आया ये, अगर आपको याद हो तो एनईपी इसके बाद आई थी, तो वो किसके ऊपर बेस्ड थी, कोठारी कमीशन के ऊपर ही तो बेस्ड थी। जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिए ना, उसके रिकमेंडेशंस को उठा के ही तो पॉलिसी मेकिंग हुई, एनईपी बनी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी हमारी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लीगल और मेडिकल को छोड़ के यहाँ पे बाकी सब की चीज़ों के बारे में बात करी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की भी इन्होंने बात करी। ठीक है, अब हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, फिर आता है कि जो ये कमीशन है ना, इसने किस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज किया, कि इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर, कि जो हम फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस्ड करिकुलम के ऊपर, कि आप ठीक है कोई भी आप अपना जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी नीड के हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं ताकि उनका भी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, एक तो ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला, एक ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रहा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इन्होंने बोला कि ना 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। एक तो जो आपकी हिंदी भाषा हो गई, ठीक है, एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश हमारी हो गई, और एक भी कोई रीजनल लैंग्वेज। एक तो मदर टंग हो गई हमारी हिंदी, ठीक है, मदर टंग, और ठीक है, एक हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि रीजनल लैंग्वेज हो गई हमारी, और एक हो गई हमारी इंग्लिश। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने लाया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए, एक कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये 3 इन्होंने उसकी बात करी। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि भाई क्या रेकमेंड किया, 10+2+3 पैटर्न, इम्पॉर्टेंट, कि भाई जैसे हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है वो समान हो जाए। ठीक है, पूरे देश में वो समान हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो उन्होंने क्या शुरू किया, 10+2+3 पैटर्न शुरू किया कंट्री के अंदर। ठीक है, सो 10+2+3 पैटर्न के अंदर क्या था, 10 साल, जो कि हमारी क्लास जो हमारा अभी तक था, ठीक है, अब तो चेंज हो गया हमारा, ठीक है, अब हमारा चेंज हो गया ये, मतलब अभी भी यही है सिस्टम, बट हाँ 10+2+3, अब 5+4 अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी हो तो, है ना, हमने अभी पढ़ी थी, अगर आपने उसको याद हो तो जल्दी से बताएंगे अब कौन सा फॉर्मूला आया है। मैं भी आपको बताने वाली थी, लेकिन आप लोग याद करेंगे, अपने नोट्स में जाके पीछे देखेंगे एक बारी कि मैम ने क्या बताया था, कौन सा न्यू फॉर्मूला आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अब आता है हमारा 10+2+3 वाला फॉर्मूला, जो पहले वाला था, जिसके अंदर कक्षा 1 से लेकर 10 तक के लिए, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते थे,
ठीक है। फिर आ गया हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अंदर हमारी 11वीं और 12वीं कक्षा आ गई 2 साल के लिए, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारा जो स्टूडेंट्स कुछ भी ले सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी एक वो चूज कर सकते हैं। और फिर 3 सालों की जो ग्रेजुएशन होती है, मेन बैचलर्स डिग्री आपको मिल जाएगी, 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो 10+2+3 फॉर्मूला उन्होंने दिया था यहाँ पर। जो हमारा जो इतना पुराना फॉर्मूला चला रहा है वो कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, ठीक है। 10+2+3, जिसको हमने कितने साल तक फॉलो किया, आप देख रहे हैं 2020 तक जिसे हमने फॉलो किया, 2020 से बाद तक भी, क्योंकि 2020 में तो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी और वो इम्प्लीमेंट अभी भी हो रही है, हर जगह हो ही रही है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इन्होंने बोला कि भाई अप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, कि भाई ये नहीं कि एक टीचर है और इतने सारे स्टूडेंट है, नहीं, टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो अच्छा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। विमेन एजुकेशन की बात करी इन्होंने बोला कि जो टीचर्स है ना उनको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, उनको मोटिवेशन दिया जाए, हमें क्वालिफाइड टीचर्स हो हमारे पास। आपको हल्की हल्की बारिश की आवाज़ आएगी अब यहाँ पे, क्योंकि बारिश यहाँ पे हो चुकी है बहुत तेज़ स्टार्ट। तो ठीक है, हमारा मौसम अच्छा है तो हम पढ़ेंगे भी अच्छे से, है ना। तो अब आता है हमारा कि कमीशन ने क्या एम्फोसाइज किया कि साइंस, मैथ, सोशल, नेशनल सर्विस ये तो हमारे होने ही चाहिए प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर। कि आप पढ़ते भी है ना 10वीं कक्षा तक, जो 10th कक्षा तक आप पढ़ रहे थे ना, सब कुछ पढ़ रहे थे, साइंस, मैथ, सोशल, ठीक है। अगर आपको याद हो तो सिविक्स पढ़ते थे आप, ठीक है। तो वो नेशनल सर्विस की बात थी ना, तो वो सब चीज़ें पढ़ाने की बात किसने बोली थी? कोठारी कमीशन ने बोली थी। इसीलिए सिंस आप देख रहे हैं इसके कितने सारे रिकमेंडेशंस माने भी गए हैं, इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से देखा गया, तो इसीलिए इसे मोस्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भाई ये इन्होंने हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंडेशन की बात करी कि भाई और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। अनुसंधान को इन्होंने प्रमोट किया कि अनुसंधान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और इन्होंने बोला कि भाई टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन की भी हमें पढ़ाने की हमें नीड है, ठीक है। अब साइंस, मैथमेटिक्स की हमने बात कर ली, गर्ल्स एजुकेशन की बात कर ली, रिसर्च, ट्रेनिंग, लाइब्रेरीज की बात कर ली, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो साइंस और मैथ्स है ना, ये हो गया। तो अब हम बताते हैं कि जो हमने नहीं पढ़े। अब इन्होंने बोला कि जो साइंस और मैथ्स है ना, वो एक इंटीग्रल पार्ट होंगे एजुकेशन के। मतलब अगर आपको याद हो तो पहले साइंस और मैथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे वो अनुसंधान के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो हमारी कंट्री जो थी डेवलपिंग कंट्री थी, विकास की ओर बढ़ रही थी। तो ये दो चीज़ ऐसी थी जो हमें विकास की ओर ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रही थी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये दोनों चीज़ें तो हमारी बहुत मेजर पार्ट हो गई हमारे शिक्षा के अंदर। कौन कौन सी? साइंस और हमारी मैथ्स की बात करी, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई गर्ल एजुकेशन की बात करी, बैकवर्ड क्लासेस की बात करी, तो इन्होंने क्या इतने सब के बारे में बात करके क्या कह रहे हैं कि हमारी सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक जो हमारा जस्टिस है वो सबको मिलना चाहिए, उसकी बात करी, ठीक है। अब हाँ, इसमें हमने बता दिया कि कितने मेंबर्स थे, क्या था, और ये कौन सी कमीशन थी? 6th कमीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सी कमीशन थी? हमारी 6th कमीशन थी। अब जो ये रिपोर्ट थी ना, रिपोर्ट 4 भागों में बांट दी गई थी, ठीक है। पहले भाग में इन्होंने बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दूसरे भाग के अंदर इन्होंने बोला कि क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे, क्या क्या स्तर होंगे, ठीक है, कि धारा 2 विभिन्न चरणों में छात्रों की शिक्षा से संबंधित है, जैसे कि हमारा
10+2+3 का जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करी। फिर तीसरे में उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे प्रोग्राम कैसे होंगे, रिकमेंडेशंस जो दी उसकी बात करी। और फिर सप्लीमेंट्री पेपर की कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्हें अपना डेटा मिला, कैसे मिला, ये सब चीज़ों की बात करी इन्होंने। ठीक है, ये 4 सेक्शन में हमारा रिपोर्ट इन्होंने वो करी थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है, इम्पैक्ट क्या आया इसका सबसे बड़ा कि भाई 10+2+3 सिस्टम आ गया, कंपलसरी एजुकेशन आ गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आ गई, 6 से लेकर 14 साल तक के सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई। ठीक है, पे स्केल बढ़ गया टीचर्स का, हमारे 2 सेपरेट बोर्ड्स बन गए। ठीक है, कौन कौन से, हमारा सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। ठीक है, और फिर 1986 में ये भी फॉर्म हो गया था, द बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 1986 में फॉर्म हुआ था। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 1986 वाली, उसका बेस कौन था, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन। वो किसके बेसिस पे बनी थी, हमारी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही बनी थी। अगेन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके हमारे लाभ क्या क्या, अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी बन गई 1986 वाली, किसके फ्लैगशिप के अंदर, इंदिरा गांधी जी के फ्लैगशिप के अंदर आई थी वो। 10+2+3 पैटर्न की बात करी गई इन्होंने, भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस किया इन्होंने। और 2 सेपरेट बोर्ड्स बना दिए इन्होंने, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, उन्होंने सोल्यूशन तो बहुत बढ़िया बढ़िया बताए, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि हम इसको लागू कैसे करने वाले हैं, इन चीज़ों को हम अचीव कैसे करने वाले हैं। और जो ये चीज़ें बता रहे थे उसके अंदर कितना पैसा लगने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, कैसे, है ना। और बहुत सारे लोगों को लगा कि कुछ कुछ रिकमेंडेशंस थे वो कंट्रोवर्शियल थे, यानी कि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, जो विवादास्पद थे। ठीक है, जो मतलब कि भविष्य में हमारा कोई विवाद का कारण बन सकती हैं। ठीक है, फिर आता है पोजीशंस ऑफ द हेड, उन्होंने कोई स्कूल हेड या कॉलेजेस के हेड की बात नहीं करी, इन्होंने सिर्फ टीचर्स की बात करी थी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोठारी कमीशन तक हमने कोठारी कमीशन बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के अंदर पढ़ लिया है, हमने इसके रिकमेंडेशंस पढ़ लिए हैं, क्या क्या मेन है, कब आया, किसके अंडर आया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारी कमीशन है जो हमने आज आपके साथ कवर की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो चलने वाले हैं, एक और बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, जो हमारा टॉपिक बचा है उसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। हमने राष्ट्रीय समग्र शिक्षा पढ़ा है, हमने समग्र शिक्षा अभियान पढ़ा है, बट हमने सर्व शिक्षा अभियान नहीं पढ़ा। समग्र शिक्षा अभियान कब आया था, 2009 में, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, 2001 में आया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो आगे बढ़ाती हूँ मैं। तो अगेन मैंने जैसा कि बताया कि कब आया था, 2001 में आया था सर्व शिक्षा अभियान हमारा, कि भाई सबको जो एजुकेशन मिले, वो एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी कि हम हमारे जो प्रारंभिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसका हम सर्वभौमीकरण कर दे, यानी कि उसका यूनिवर्सलाइजेशन, की वो सेम मिले सबको हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आया था ये 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने बोला था कि जो ये एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के आयु के लोगों के लिए, वो क्या है, मौलिक आधार उसको बना दिया गया। मौलिक आधार मतलब फंडामेंटल राइट बना दिया गया उसको हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई इसका क्या एम था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो मिल जाए, और क्या मिले कि भाई सबको एक्सेस बढ़े सबका। ठीक है, सबकी पहुंच बढ़े, एनरोलमेंट बढ़े, नामांकन बढ़े, रिटेंशन प्रतिधारण रुके, बच्चे 6 से 14 साल तक की अपनी पूरी पढ़ाई करें बच्चे,
ठीक है, एंड उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, इसके अंदर सुधार की बात करी किसने? सर्व शिक्षा अभियान की, सबको एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, सबको एजुकेशन मिले। ठीक है, तो भाई ये किसके अंदर आया था? एक प्रमुख कार्यक्रम है जो किसके अंदर आया था? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या बात करी? यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण करना। ठीक है, अब इसके क्या थे हमारे? यूनिवर्सल एक्सेस, क्या इंश्योर करना था कि भाई सार्वभौमिक पहुंच, ये सुनिश्चित किया इसने कि सभी बच्चों को, नो मैटर वो कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, सार्वभौमिक नामांकन, कि उनका एनरोलमेंट हो। ठीक है, सब बच्चों का, सारे 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनका नाम लिखा जाए स्कूल के अंदर, उनका रिटेंशन हो। ठीक है, उनको प्रतिधारण किया जाए, ये सुनिश्चित करना कि जो बच्चे हैं उनको हम कैसे रोकेंगे, ठीक है, हमारे स्कूल के अंदर कैसे उनको रिटेन करेंगे और उनको क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल दी चिल्ड्रन, सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब तक पहुंचाना, ये सुनिश्चित करना कि सब तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। अब इसके क्या क्या मेन फीचर्स थे हम देख लेते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई इसमें, कि बुनियादी ढांचे का कैसे विकास होना चाहिए हमारा। मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, आई गेस ये आपके लिए कट रहा है थोड़ा सा, आई होप अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे उस पर तो ये पूरा आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ऐसे कर देती हूँ। आई होप अब आपके लिए पूरा आ रहा होगा ये GS। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से पूरे दोनों हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दिख रहे होंगे। ये मेरे नोट्स इसीलिए ऐसे हैं कि जो हिंदी वाला है वो भी देख सकता है और जो इंग्लिश वाला है वो भी इसे पढ़ सकता है नोट्स को। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं कि किसी को कहीं कुछ दिक्कत आती है, कुछ होता है, ताकि वो इजीली इसको पढ़ पाए, इजीली उनको एक्सेस हो जाए। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस की बात करी अभी हमने। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हमारे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हो, क्लासरूम अच्छे हों, टॉयलेट्स हों, हमारे पीने का पानी हो, ठीक है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, लाइब्रेरीज, ये सब चीज़ों का विकास की बात करी हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। टीचरों को भर्ती करना और उनका परीक्षण, यानी कि उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, क्वालिफाइड टीचर्स को आप हायर करो, ये नहीं कि किसी ने अच्छा ठीक है आप पढ़ा सकते हो आप पढ़ा लो, नहीं, आपने क्वालिफाई किया है। अगर जैसे किसी टीचर ने BEd करा है, आपने नेट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, अब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप क्या बनेंगे? क्वालिफाइड टीचर्स बनेंगे, राइट। तो क्वालिफाइड टीचर्स हों हमारे, ठीक है, जो गुणवत्ता की, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए और हमारी जो टीचिंग, शिक्षण की जो क्वालिटी है उसमें सुधार आ सके। फिर किसकी बात करी इसने? पाठ्यक्रम की बात करी और हमारी शिक्षण सामग्री, टीचिंग लर्निंग सामग्री की बात करी इन्होंने हमारे, कि भाई ऐसा करिकुलम बनाए जो अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल सबको प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इन्होंने बात करी समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा हमने कहाँ पढ़ी थी? कहाँ पढ़ी थी? याद होगा आपको, डिसेबिलिटीज वाले एक्ट के अंदर। ठीक है, कि जो इवन डिसेबल है वो भी, उनको भी शिक्षा का अधिकार है पूरा पूरा। ठीक है, फिर है समुदाय की जो भागीदारी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करी उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, कि जो हमारा समुदाय है उनकी भी उतनी भागीदारी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात करी हमारी निगरानी, मॉनिटरिंग एंड मूल्यांकन, इवैल्यूएशन की। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि भाई एनरोलमेंट बढ़ाना है हमें। ठीक है, जेंडर गैप्स की, भाई जेंडर गैप्स कैसे हो गए? जो हमारी गर्ल्स का एनरोलमेंट है बेसिकली, उनका बढ़ाने की बात करी 2001 में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी कि हमें बुनियादी ढांचों का सुधार करना है और टीचर्स को ट्रेनिंग हमने अच्छे से देनी है। मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि हाँ हमने ये एक बारी पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो इतना कोई हमारी
वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि नहीं हमें इसे दोबारा से ऐसे पढ़ना है, नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ है एंड हम इसको देख पा रहे हैं कि ठीक है ये ऐसे ही है, तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे, क्या लगता है? ठीक है, तो सबसे पहला जो चैलेंज आया था, एक सेकंड दीजिए, ये हमारी स्क्रीन हो गई है हमारे लिए फ्रीज, वर्किंग ऑन इट आ रहा है, यस। तो क्वालिटी एजुकेशन, जो हमारी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है, वो कैसे प्रोवाइड करी जाए, वो तो आज भी हम एक उससे जूझ रहे हैं कि आज भी सब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल पाए, है ना। ड्रॉप आउट रेट कैसे कम करें कि भाई आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो, आप छोड़ के मत जाओ, आपके लिए फ्री है, ठीक है। इक्विटी इश्यूज, इक्विटी इक्वालिटी अलग अलग चीज़ है। इक्विटी मीन्स कि सबको समान मिले, समान शिक्षा मिले, ठीक है, समान शिक्षा का अवसर मिले, ठीक है। ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, निष्ठा हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ हमारा लगता है पूर्ण विराम हमारी यूनिट 5 को, ठीक है। कल से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 बहुत ही इजी है, इसके अंदर हम हमारे गिफ्टेड डेलिक्वेंट्स, सोशल जो हमारे SC STs माइनॉरिटीज़, इनके बारे में बात करेंगे, जेंडर इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, गर्ल एजुकेशन उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटीज़, इसके बारे में देखो हमने काफ़ी कुछ ना पढ़ भी लिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या आया है इसके बारे में, ये हम ऑलरेडी एक इसका ओवरव्यू ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब हम उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। यही रीज़न था कि हमने यूनिट 5 पहले करी थी यूनिट 4 से, ठीक है। सो नाउ अब आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारी बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ईजी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ उसमें से, यूनिट 4। एंड देन यूनिट 4 के साथ साथ हम उसके बाद शुरू कर देंगे हमारे MCQs। और MCQs में आई वांट कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें, अपने नोट्स रिवाइज करते रहें सबके सब, ठीक है। नोट्स का रिविजन चलता रहेगा सबका, तो आप लोग को भी उसमें हेल्प मिलेगी कि MCQs जब हम हो रहे हैं, तो ये नहीं कि क्लास में MCQs चल रहे हैं तो आपने, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जवाब नहीं देंगे, नहीं, आप खुद से जवाब देने का ट्राई करिएगा, ठीक है। उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल वीडियो देख रहे हैं, वीडियो चल रही है, साथ साथ अगर आप भी जवाब दे रहे हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि ठीक है जो हमने पढ़ा है वो हमको आ रहा है। उसके अंदर हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने वाले हैं कि हम अपना एग्जाम जल्दी कैसे ख़त्म करें, एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सब वहाँ पे याद ही रहने वाला है, ठीक है। तो वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टू दिस क्लास, एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।